आप किससे पूछ रही है, मेरे से? जी सर, सवाल आपसे ही है कि आज 36 दिन हो गए हैं इस महायुद्ध का। परिणाम आप देख ही रहे हैं कि हर तरफ सिर्फ महंगाई महंगाई है। ऐसे में अब अमेरिका ने ये दावा किया है कि अमेरिका का एक फाइटर जेट उन्होंने मार गिराया है। हाँ, यही तो मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका ने इसको एक्सेप्ट किया है कि F-50E को ईरान में मार गिराया गया है। उसके अंदर 2 क्रू मेंबर थे, बिल्कुल। एक पायलट, एक वेपन सिस्टम ऑफिसर था। उनमें से एक को रेस्क्यू कर लिया गया है। किसको रेस्क्यू किया गया है ये डिटेल अभी सामने नहीं आए हैं, वो पायलट है या वेपन सिस्टम ऑफिसर है। लेकिन जिसको रेस्क्यू किया गया, जिस हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, उस हेलीकॉप्टर के ऊपर भी ईरान की तरफ से स्मॉल आर्म्स फायर किया गया और वो फायर उस पर लगा भी, और लगने के बाद वो इंजर भी हुए, और ये बात भी अमेरिका ने एक्सेप्ट कर ली है। अब इतना कहने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अमेरिका के लिए न केवल एक इंजरी है बल्कि इंसल्ट भी है। यानी कि न केवल एक घाव है बल्कि घाव पे नमक छिड़कना भी है, क्योंकि ये अमेरिका की बेइज्जती है। देश हो या आदमी हो, इतनी ज्यादा परवाह घाव की नहीं करता जितनी बेइज्जती की करता है। यानी अब ये मुमकिन है कि जैसे ईरान ने वो जो उनका B1 ब्रिज था 1 किलोमीटर से भी लंबा, जिसे अमेरिका ने उड़ा दिया था, उसके बदले में तो उन्होंने F-15E को गिराया, और अब अमेरिका इसके बाद बड़ा इंतकाम लेगा। और वो जो बड़ा इंतकाम है वो बहुत मुमकिन है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप पहले से कहते रहे हैं कि हम ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे, डिसैलिनेशन प्लांट्स को तबाह कर देंगे। एज इट इज ईरान के अंदर पिछले 1 महीने से ज्यादा से इंटरनेट बंद है, और वहां पे बेइंतहा तबाही हो चुकी है। बेइंतहा जब मैं कहता हूँ वो इसलिए कि करीब 25,000 अटैक वहां हुए हैं। हर अटैक में 1 टन से ज्यादा बारूद बम्बों से बरसाया गया है। उनके सभी तरह के हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिए गए हैं। तो अब जहाँ पे इतनी तबाही हो, जहाँ पे इंटरनेट बंद हो, वहां का अगर पानी भी बंद हो गया और पावर प्लांट भी बंद हो गए, यानी कि बिजली पानी भी बंद हो गया, तो फिर जनता करेगी क्या? यानी कि उसके बाद अपराइजिंग या सरकार के खिलाफ रोष यही प्रकट होगा। यही शायद अमेरिका का एम है कि अब क्योंकि ईरान ने ना तो सरेंडर किया है, ना ही उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला है, लिहाजा अब उसको पनिशमेंट दिया जाए। ऐसा लगता है मुझे कि इसका रिजल्ट भयंकर होने वाला है। बिल्कुल। ऐसे में ट्रंप जो है वो पीछे हटने का तो नाम नहीं ले रहे हैं सर। वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम युद्ध में डटे हुए हैं और जल्द ही युद्ध को हम खत्म कर देंगे। लेकिन अब ये जो देखने को मिल रहा है, ईरान भी बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा है, बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे रहा है अमेरिका को। तो आने वाले समय में सर क्या ये युद्ध और भी ज्यादा भयावह होगा? देखो, चीजों को कहे हुए सेंटेंसेस के बीच में पढ़ा जाता है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण दिया अपने देश के लिए, तो उसमें उन्होंने ये जस्टिफाई करना शुरू किया कि देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम 1 साल से ज्यादा थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम 3 साल से ज्यादा थे, वियतनाम वॉर में हम 10 साल से ज्यादा थे, इराक वॉर में हम 8-9 साल से ज्यादा थे, और अभी तो इस वार में केवल 1 ही महीना गुजरा है। तो जब इतने इतने लंबे वार अमेरिका ने लड़े और अमेरिका का अनाप शनाप ट्रिलियंस के अंदर नुकसान हुआ, तो अब इस 1 महीने की लड़ाई में जो थोड़े बहुत लॉसेस हुए हैं, उन लॉसेस पे अमेरिका की जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये जस्टिफाई करने की कोशिश की, मगर इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका इम्प्लीकेशन है कि अभी तो 1 ही महीना हुआ है, पहले जब सालों सालों रहे थे, लिहाजा मैं और भी आगे लड़ूंगा। लिहाजा उन्होंने स्टार्ट भी ये कह दिया कि अभी हम अगले 2-4 हफ्ते के अंदर इस युद्ध को समाप्त करेंगे। उसमें और एक सेंटेंस, वो सेंटेंस जो ये डरा रहा है कि कितना भयंकर काउंटर होने वाला है, क्योंकि उन्होंने न केवल ये कहा कि हम 2-4 हफ्ते के अंदर इसे बंद करेंगे, ये भी कहा कि अब हम पहले से कहीं ज्यादा बड़ा
हमला करेंगे। पहले से ज्यादा, कहीं ज्यादा बड़ा हमले का मतलब क्या हो सकता है? या तो ग्राउंड ऑपरेशंस हो सकती हैं, या इस तरह की कारपेट बॉम्बिंग हो सकती है ईरान के अंदर, कि जो त्राही त्राही वहां पे मच जाए। अब क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपने तीनों तो एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचा दिए हैं या पहुंचने वाले हैं, और सभी तरह की जो फोर्सेस हैं उनको बढ़ा दिया गया है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए हैं। अगले 2-3 दिन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि किस लेवल के ऊपर अटैक होने वाला है ईरान को। बिल्कुल सर, एक सवाल मेरा आपसे और होगा, जो होर्मुज स्ट्रेट है अब तो वो पूरी तरह से जंग का अखाड़ा बन गया है। जो जहाज वहां पर फंसे हुए हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वहां पर कहा जा रहा है कि 400 जहाज होर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं। उसको लेकर आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि अभी तो सिर्फ मीटिंग चल रही है, बैठकें चल रही है, बातचीत का दौर जारी है, फैसला अभी किधर भी नहीं हुआ है। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये प्रस्ताव बहरीन ने भेजा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रुकने से भयंकर नुकसान हो रहा है। 20% ऑयल रुक गया है, 30% फर्टिलाइजर्स रुक गए हैं, 30% हीलियम गैस रुक गई है, और ये भी खतरा बढ़ रहा है कि कहीं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ना कट जाए, जो कम्युनिकेशन के ऊपर एक बड़ा धक्का होगा। लेकिन ये प्रस्ताव सिक्योरिटी काउंसिल में गया तो मेरा ख्याल है चाइना और रशिया ने या तो वीटो लगा दिया है या लगाने वाले हैं। उधर ब्रिटेन ने 40 देशों को के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। उस वर्चुअल में 40 के बजाय 65 देश आए, लेकिन विडंबना ये है कि उनमें से केवल 35 देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोला जाना चाहिए। नाउ कमिंग टू स्टेट ऑफ हॉर्मुज, आज पार्लियामेंट ऑफ ईरान के स्पीकर ने एक और नई धमकी दे डाली है। उन्होंने ये कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो है ही, रेड सी के अंदर जो बाबल मंडेब वो भी करीब 30 किलोमीटर चौड़ा है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी करीब 30 किलोमीटर चौड़ा है। बोले उसको भी बंद कर सकते हैं। वहां से करीब 14% तेल का निर्यात, आज से 20%, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज और बाब एल मंडेब में 34% ऑयल, और खाली ऑयल नहीं, फर्टिलाइजर भी है और प्रोडक्ट भी है, हीलियम भी है, जिसकी वजह से एमआरआई और अस्पतालों में काम चलता है, चिप्स के अंदर काम आता है, यानी करीब करीब आधी दुनिया को ये रोक के रख देंगे। अब इसमें हो क्या सकता है? दरअसल में हॉर्मुज के अंदर बहुत सारे आइलैंड हैं, जैसे केशम आइलैंड है, अबू मूसा आइलैंड है, उसमें उसमें जो आइलैंड है, उन आइलैंड में ईरान ने उनमें अंडरग्राउंड टनल्स बना रखी हैं, और उन टनल्स में उसने अपनी मिनी सबमरीन जो इलेक्ट्रॉनिक इंजन से चलती हैं, आवाज नहीं करती हैं, वो पानी के नीचे उसने अपने नेवल ड्रोन्स और एंटी शिप मिसाइल तैनात किए हुए हैं। लिहाजा कोई भी शिप जो बगैर उसकी मर्जी से वहां से गुजरेगा वो उस पर अटैक कर सकता है। लास्ट सेंटेंस ये है कि जब तक इन आइलैंड को न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा, ईरान की मर्जी के बगैर वहां से कोई शिप नहीं गुजर सकता। ठीक है सर, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे और रहेगा कि आने वाले समय में ये युद्ध और भी जारी अगर रहा लंबा, तो भारत पर इसका और कैसा असर पड़ सकता है? भारत के ऊपर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा था, लेकिन भारत ने अपने आप को तैयार किया अपनी दूरदर्शिता से और अपनी कूटनीति। क्यों पड़ रहा था? दुनिया का इससे 20% ऑयल गुजरता है, मगर भारत का 40% गुजरता है। भारत का करीब 30% यहाँ से फर्टिलाइजर गुजरता है। भारत का करीब 50% यहाँ से लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो कतर से आता था वो गुजरता है, और भारत का करीब 65% एलपीजी यानी कि एलपीजी गैस वो गुजरती है। अब भारत ने क्या किया है, इससे तो
सबसे बड़ा नुकसान भारत को हो सकता था। लेकिन भारत ने क्या किया कि भारत ने तेल के बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास एडिक्वेट रिजर्व है और हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्स हैं, जैसे रशिया भी है, उसके ऊपर से वो हट गए हैं सैंक्शंस। ईरान के पास ऊपर से भी सैंक्शन हट गए हैं। ईरान ने भी ठीक है एक सर। टैंकर भेजा था, पता नहीं वो अब इंडिया आएगा या चाइना जाएगा। खैर, लेकिन दूसरा जो कूटनीति वाला काम किया है भारत ने, उन्होंने ईरान से बातचीत की है, लिहाजा ईरान ने हमारे टैंकर्स को ऑन प्रायोरिटी निकालना शुरू किया है। 3-4 आ चुके हैं, 3-4 लाइन में हैं और ठीक है। बाकी भी आ जाएंगे। करीब 15 एक माह पर अभी बचे होंगे। एक तो ये, और जी दूसरा, अब हम ऑलरेडी ये प्लानिंग कर चुके हैं कि हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज से गैस लेनी है, जैसे कनाडा है, जी जैसे नॉर्वे। लेकिन इनसे गैस लेने में और वहां से हम तक आने में महीनों का टाइम लग जाएगा। लिहाजा वो प्लानिंग मुझे यकीन है कि इंडियन गवर्नमेंट में चल रही होगी, ताकि एक आध महीने तक हम इस अवेलेबल गैस से काम चलाएं जो आ रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, और उसके बाद अल्टरनेटिव सोर्स से इस्तेमाल करें। यही कारण है कि भारत सरकार बार बार ये कह रही है कि चिंता की जरूरत नहीं है, जी लेकिन बिल्कुल। कुछ आम आदमी को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। याद करिए, जब लाल बहादुर शास्त्री ने गेहूं की कमी हुई थी, तो ये कहा था कि रात के टाइम एक टाइम होटल बंद रहेंगे और घर में खाना ना बनाए। विलिंग ओबीडियंस पूरे देश ने दी थी। चूल्हा चढ़ना बंद हो गया था, होटल बंद हो गए थे रात के टाइम, यानी कुछ दिनों में विपत्ति खुद सह लिया गया था। तो ऐसे में भारत की जनता को भी ये चाहिए कि वो भारत की सरकार का साथ दे। ठीक है सर। विपत्ति के समय एक होना देश हित में जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बता दें कि तेहरान का बड़ा हमला है, ऐसे में ईरान ने अमेरिका का फाइटर जेट जो है वो मार गिराया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और अमेरिका एयरफोर्स को ये तगड़ा झटका लगा है।